हाँ जी बच्चों, आज हमारा लास्ट टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट का, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में किए गए थे वो, और इसको नाम दिया गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके अंदर जो बिजनेस इन्वायरमेंट का चेंजिंग सिनेरियो है उसको देखते हुए कुछ चेंज किए गए हैं। इन चेंज को हम शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं LPG। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब हम इन तीनों टर्म्स को समझेंगे क्या है ये तीनों चेंज हुए थे। क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जैसे नाम से ही पता है कि फ्री कर दिया गया था। किन चीजों से फ्री किया गया था? जैसे रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में पहले प्रॉब्लम्स आती थी, कुछ बैरियर्स लगे होते थे, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स एक्सेट्रा। तो उसको फ्री कर दिया गया था। फ्रीडम टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब पहले कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि किसी गुड्स के आप इससे ज्यादा प्राइस नहीं कर सकते, तो उनको फ्रीडम दे दी गई थी। उनको फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो आप अपनी मर्जी से मार्केट के हिसाब से वो कम ज्यादा हो सकते हैं। रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्सेस। रेट ऑफ टैक्स जो लगते थे उसमें रिडक्शन मिली थी उनको। फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो अननेसेसरी कंट्रोल्स थे वो सारे हटा दिए गए थे। सिंप्लीफाइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती थी, बट लिबरलाइजेशन जब आया 1991 में तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा फ्रीडम आ गया था। उस प्रोसीजर को थोड़ा इजी कर दिया गया था। सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। पहले फॉरेन कैपिटल के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, अब उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया था ताकि इजीली काम किया जा सके, हमें फॉरेन कैपिटल मिल सके और कोई प्रॉब्लम ना आए। इसका क्या फायदा था? इसका फायदा था कि इंडस्ट्री है इससे बहुत लिबरल हो गई थी। वो अपने हिसाब से कर सकती थी, मार्केट अपने हिसाब से चल जाती और कंपटीशन बढ़ जाता, प्रोडक्ट सस्ता हो जाता, प्रॉफिट बढ़ जाते। इस टाइप से ये सब किया गया था। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन नाम से पता है कि कुछ पब्लिक सेक्टर थे उनको प्राइवेट कर दिया गया था। और एक टर्म में अगर हम बोलें कि establishing a new enterprise in private sector instead of public sector is also privatization। प्राइवेट सेक्टर में ही अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना, एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करना पब्लिक सेक्टर की बजाय, वो भी एक टाइप से प्राइवेटाइजेशन है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि पब्लिक सेक्टर में काम कितना धीरे होता है, वहां का काम डिले होता रहता है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में वही काम स्पीडली होता है, ताकि पब्लिक सेक्टर में ना ही इतना प्रॉफिट हो पाता, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट होता है, वहां ग्रोथ ज्यादा होती है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती, इसीलिए सब प्राइवेटाइजेशन किया गया। जैसे मैं एक दो ले लेती हूँ आपके लिए। रिड्यूसिंग फिजिकल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ज्यादा था, वो हटाने के लिए। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट मशीनरी यानी गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर थे उनका साइज कम करने के लिए उनका पब्लिक सेक्टर को कम किया गया। इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज। अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में थोड़ा सा कम होता था, तो अब प्राइवेट सेक्टर में अच्छा होता है, इससे मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेंगी। नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल नाम से पता चल रहा है कि सारे वर्ल्ड को एक बना देना, मतलब जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो आपस में सामान लेने देने में। जैसे हम एक कंट्री के अंदर करते हैं, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन पूरे सभी कंट्रीज के बीच में ऐसे एस्टेब्लिश करना। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इकोनॉमी का पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट होना। इसके अंदर क्या हुआ था? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्रीज। अभी आप देख सकते हो कि हम इजीली सामान मंगवा सकते हैं, इजीली सामान भेज सकते हैं वहां पर। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ले सकते हैं आप। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, हम फॉरेन में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्रीज। टेक्नोलॉजी हम वहां की यहाँ ला सकते हैं, यहाँ की वहां चली जाती हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज। फ्री मूवमेंट हो जाता है। एंड द सेम कन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक इन ऑल द कंट्रीज। और कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं कंट्रीज के बीच में वो सारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये था हमारा तीनों जो मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और
अब ये हुए क्यों थे, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रोडक्टिव जो कंट्रोल्स थे उनको एलिमिनेट करने के लिए, जैसे टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इस टाइप से जो भी एक्स्ट्रा बैरियर्स थे वो हटाने। ये देख लेना आप थोड़ा सा। अब जो मेजर स्टेप्स लिए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में वो क्या क्या थे, मेजर स्टेप्स को अलग अलग पॉइंट्स में दिया गया है। हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी मींस, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या मतलब है, पहले जब भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी पड़ती थी तो क्या होता था, उसके ऊपर लाइसेंस ले, वो बहुत मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती थी, उसके ऊपर अदर कंट्रोल्स होते थे, ये नहीं करना वो नहीं करना। बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं क्योंकि हमें डेवलपमेंट करनी थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी थी उस टाइम, तो इंडस्ट्री को लिबरलाइज किया गया था कि आप न्यू इंडस्ट्री लगाइए, उसके लिए बल्कि सब्सिडीज भी प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट इज न्यू ट्रेड पॉलिसी। न्यू ट्रेड पॉलिसी में क्या है, पहले जब फॉरेन से ट्रेड करना होता वो बहुत मुश्किल था, बहुत ही कंट्रोल्ड था, रेगुलेटेड था। बट इसके बाद फॉरेन ट्रेड अननेसेसरी जो कंट्रोल्स थे वो सारे के सारे ले लिए गए थे, वो सारे रिमूव कर दिए गए थे। नेक्स्ट इज फिस्कल रिफॉर्म्स। बच्चे दो टर्म होती हैं, एक फिस्कल रिफॉर्म्स एंड सेकंड इज मॉनेटरी रिफॉर्म्स। ये आपको पता चल होनी चाहिए कि फिस्कल क्या होता है। फिस्कल होता है द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कनेक्टेड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट के इनकम और जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको मिलाकर जो पॉलिसी होती है उसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। अब प्रॉब्लम क्या थी, हमारा जो था फिस्कल डेफिसिट ही चलता था मैक्सिमम। 2017-18 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो क्या था, 3.5% ऑफ द जीडीपी। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उनकी इनकम से ज्यादा हो जाए तो उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट, और मैक्सिमम टाइम वही रहता था। ए फिस्कल डेफिसिट मीन्स द कंट्री स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम। अब एक टर्म आई है हमारे जीडीपी। जीडीपी आती है, जीडीपी है हमारा, the GDP is the sum total of the financial value of all the produced goods and services during a year in a country। जो जीडीपी है, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड की गई हैं उसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू होती है दैट इज जीडीपी। बच्चे एक दो टर्म्स हैं ये आपको हमेशा के लिए लर्न होने ही चाहिए। नेक्स्ट इज मॉनेटरी रिफॉर्म्स, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमेशा जीडीपी के टर्म्स में ही लिया जाता है। मॉनेटरी रिफॉर्म्स, मॉनेटरी रिफॉर्म्स क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इज द सॉर्ट ऑफ कंट्रोल पॉलिसी थ्रू विच द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी विद द व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। मॉनेटरी मतलब नाम से पता चल रहा है, जहां मनी से रिलेटेड रिफॉर्म्स किए जाते हैं वो कौन करता है, वो सारा हमारा आरबीआई करता है। मतलब उसका कंट्रोल करना, उसकी सप्लाई पर कंट्रोल करना, वो सब करना, दैट इज मॉनेटरी रिफॉर्म्स। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स कौन से होते हैं, कैपिटल मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज किया जाता है, दैट इज कैपिटल मार्केट। इसके लिए एक रेगुलेटेड बॉडी बनाई गई, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो सिक्योरिटीज हैं उनको कंट्रोल, उनको रेगुलेट किया जा सके। और जो प्राइवेट सेक्टर हैज बीन परमिटेड टू एस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड। पहले जो म्यूचुअल फंड है वो सारा गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंडर आता था, बट उसके बाद अब ये किसके अंदर कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया गया। नेक्स्ट इज डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल, यानी रिमूविंग प्राइस कंट्रोल। जो कुछ कुछ सामान पर ऐसे प्राइस कंट्रोल होता था कि ये सामान इतने से ज्यादा में नहीं बेच सकते आप, या फिर इससे कम में नहीं बेच सकते, मेनली होता था इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते, तो वो प्राइस कंट्रोल रिमूव कर दिया गया था कि मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आप जितना बढ़ाना चाहते हैं आप उतना बढ़ा सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये सब जो रिफॉर्म्स थे, ये सब 6 रिफॉर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, ये सब आप कर लेना। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब जो ये जो चेंज हुआ है उनका बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या क्या इफेक्ट हुआ है वो देखते हैं हम। इंक्रीजिंग कंपटीशन, जब सब ग्लोबल हो गया, सब लिबरल हो गया, ऑब्वियसली उससे कंपटीशन तो इंक्रीज होगा ही। हर एक सेक्टर में जो नई थी पुरानी कंपनीज थी उन सब में कंपटीशन इंक्रीज हो गया।
more demanding customers. अब जब हमारा फॉरेन से लिंक हो गया, वहाँ की टेक्निक्स आ गई, इंडिया की जो टेक्निक्स थी आपस में कंपैरिजन हुआ, जो भी अच्छा माल होगा, सस्ता होगा, चीप होगा, क्वालिटी वाला होगा, तो उस प्रोडक्ट को लिया जाएगा। तो इसीलिए कस्टमर मोर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड करने लग गए थे। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, हमें पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो लगातार चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज आता जा रहा है। अब एक जगह दूसरी टेक्नोलॉजी यूज होती है, एक जगह दूसरी यूज होती है। जहां पर इजी टेक्निक यूज होगी वो चीज ली जा सकती है। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत जल्दी चेंज हो रहा था। नेसेसिटी फॉर चेंज, देखो अगर एक चीज लगातार चलती रहे तो कहीं ना कहीं वो डाउन हो जाती है। तो इसीलिए चेंज की हमेशा जरूरत होती है। अब वो चेंज लाने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत जरूरी थे। इंडियन इकोनॉमी बहुत ग्रो नहीं कर पा रही थी, बहुत कोशिशों के बाद भी ग्रो नहीं कर पा रही थी। इसलिए ये मेजर स्टेप था कि एक ये चेंज करने पड़े। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, अब ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करने की जरूरत थी। नई टेक्निक्स आती है, उनको ट्रेन किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग के लिए ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया जाए, फॉरेन से नई टेक्नोलॉजी आए और इंडिया में जो है वो फॉरेन में जाए, इस तरीके से उसको डेवलप करने की जरूरत थी। मार्केट ओरिएंटेशन, पहले क्या होता था, पहले जो प्रोडक्ट होते थे जैसे प्रोडक्शन ओरिएंटेड थे, बट अब मार्केट ओरिएंटेड किए गए ताकि जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है, उनकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग प्राइस कंट्रोल किया जा सके, उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो और जो प्रोड्यूसर है वो कस्टमर ओरिएंटेड बन जाए, कस्टमर जो चाहता है उसको वो प्रोडक्ट मिले। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बस्ट्री स्पोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अभी मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर में क्या है, मैक्सिमम लॉस ही चलता होता था, वहां कोई काम इतना ज्यादा नहीं होता था। तो इसलिए उसको हटाया जा सके और प्राइवेटाइजेशन इसीलिए लेकर आया गया। अब इसका क्या इफेक्ट हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, एक्चुअल में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो डेवलप की है और इन सब के कारण, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाने के कारण मार्केट हमारी कस्टमर ओरिएंटेड बन गई, कस्टमर फ्रेंडली बन गई, न्यू टेक्निक्स आ गई। मतलब ओवरऑल हम अगर बोले तो जो हमारी इंडस्ट्री थी पॉजिटिव वे से इफेक्ट हुई है। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया। अब जो प्राइवेटाइजेशन किया गया उसका इंडस्ट्री और बिजनेस पर क्या फर्क पड़ा, यानी जो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट बन गए या जो नई प्राइवेट सेक्टर्स खोले गए उनका क्या फर्क पड़ा। इंक्रीज इन कंपटीशन, जब प्राइवेट सेक्टर आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक बंदा खड़ा हुआ ये मैं करूंगा, दूसरा खड़ा हुआ वो मैं करूंगा, तीसरा हुआ मैं करूंगा। जब तीनों ने सेम प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया तो उनमें कॉम्पिटिशन हो गया। जब कॉम्पिटिशन हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट कोई सस्ता देगा, कोई अच्छी क्वालिटी बनाएगा, कोई कुछ करेगा, तो इससे उनका कॉम्पिटिशन बढ़ गया। रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस, अब पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं उनके अंदर पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस बहुत ज्यादा होती थी, बट प्राइवेट होने के बाद वो हट गए। इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उसमें पता ही होगा आपको, आप नॉर्मल वे में भी देखना कभी, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। जो आपको काम दिया है वो आपको अपने टाइम पर और एग्जैक्ट करना है, इसलिए वहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, पब्लिक सेक्टर में काम इतना अच्छा नहीं होता था जितना प्राइवेट सेक्टर में होता है, और फिर प्राइवेट सेक्टर में इसीलिए उनकी एफिशिएंसी, काम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, वर्कर्स की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, इसीलिए सारा प्राइवेटाइजेशन हुआ था। इंक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जब सारा प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर के अंडर आ गया काम, तो उसके कारण क्या हुआ, मोर प्रोडक्शन हुआ, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना, तो उसके कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। फ्रीडम इन मैनेजमेंट, अब जो था अब कोई ब्यूरोक्रेट और रैट टैपिज्म नहीं था कि आप काम लेट हो रहा है कि कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की जरूरत है, नहीं। अब प्राइवेट सेक्टर में आप अपने हिसाब से काम कीजिए, अच्छा मैनेजमेंट कीजिए, और उसके अब उनको फ्री कर दिया गया था, और जब ये सब फ्री होगा तो आपको पता ही है काम सब अच्छा होगा। तो ये सारे जो इम्पैक्ट थे वो प्राइवेटाइजेशन के इम्पैक्ट थे, किसके ऊपर, इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या रहा। जो जो चेंजेस हुए हैं, चेंजेस देखिए कैसे हुए हैं, जैसे चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के टेस्ट में चेंज आया। जब आपको अच्छी चीज मिल रही है तो ऑब्वियसली चेंज आएगा।
चेंज इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आया, इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज आया है, चेंज इन द लीगल रेगुलेशन में चेंज आया। जब ये इतने सारे चेंज आए हैं तो उसका बिजनेस इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए। द निर्मला कंपनी कैन बी गिवन in the context of managerial response to changes in the business environment. Some time ago, the Nirmala company taking advantage of popularity of its brand name launched a washing soap. आपको भी पता होगा निर्मला कंपनी की एक वॉशिंग सोप आती है इन द मार्केट, इनकरेजिंग बाय इट्स सक्सेस। जब उन्होंने देखा कि यस की हमारी सोप बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में, तो उन्होंने एक और नई कंपनी इंट्रोड्यूस करी जो टॉयलेट सोप बनाती थी इन द मार्केट। मतलब अब इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ने लग गया था, एक चीज़ मार्केट के हिसाब से अब सारी इंडस्ट्री चलने लग गई थी। ये था हमारा थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट का लास्ट टॉपिक जो अब खत्म हो गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्लानिंग।